गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी नारायण पॉल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और मैं आज आप लोगों को जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत विज्ञान के सेट 2 का सेक्शन बी के प्रश्नों को हल करूंगा और हम देखेंगे कि कैसे करके प्रश्नों के उत्तर को सही सही बनाते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में सामने की वस्तु को स्पष्ट देख सकेंगे परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ जो व्यक्ति होते हैं वो निकट दृष्टि दोष के शिकार होते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दोनों में अंतर बस इतना ही है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर का नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दोनों का प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है घरों में बिजली के बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किया जाता है, क्यों? हम लोग देखते हैं कि घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है जिसको आर रेसिस्टेंस बोलते हैं और कहते हैं कि इसको श्रेणी क्रम में इस प्रकार नहीं संयोजित किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? घरों में उत्तर में घरों में बिजली के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है और फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? का मान बहुत घट जाएगा। इसके अतिरिक्त परिपथ के किसी एक जगह भंग होने पर संपूर्ण परिपथ भंग हो जाता है। यानी कोई एक प्रतिरोध किसी प्रकार से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार का उपकरण जो हम इस घर में इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा विद्युत परिपथ भंग होने के कारण पूरा घर का जो बिजली होता है वो प्रवाहित उसमें धारा नहीं होने के कारण वो परिपथ पूरी तरह से भंग हो जाएगा तो घर का लाइट ठीक से नहीं जलेगा, कोई भी उपकरण ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहां पे एक उदाहरण देखेंगे, कार्बन। कार्बन कार्बन में एक अभिकारक है जिसमें ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक दोनों एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करता है और यहाँ पे एक उत्पाद बना रहा है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे ऊर्जा का भी निष्कासन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जिसका उत्तर है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खनिज
और दूसरी तरफ है अयस्क। तो खनिज का पहला नंबर में है। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसके विपरीत में देखेंगे अयस्क, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाता है। खनिज में दूसरा है, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, यानी सब खनिज से हम लोग धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। जितना भी अयस्क है उसमें हम लोग धातु का सभी से निष्कर्षण कर सकते हैं। खनिज में अगला बिंदु है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, और यहाँ पे है सभी अयस्क खनिज होते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि खनिज और अयस्क में हम अलग अलग तरीके से दोनों को अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला, ये असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला, असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। यहाँ पे असंतृप्त कहने का मतलब ही है असंतृप्त जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 बंद होते हैं, उसको असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखला, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये है C2H2, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे कितने बंद है? 1 2 3 बंद होंगे, तो इसको इथाइन कहेंगे। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। और किसकी उपस्थिति में कर रहा है? एक उत्प्रेरक है निकेल हाइड्रोजन, और कितना तापमान पर? 473 केल्विन ताप पर इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा और एक उत्पाद बनाएगा इथेन CH3CH3। इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, और यह क्रिया जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कराई जाती है। अब अगला है, इसी में प्रश्न है कि इसका उपयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण का उपयोग क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त हाइड्रोजन, जैसे वसा है, असंतृप्त को संतृप्त वसा में, जैसे वसा है उसको संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी में बनाने में उद्योगों में उपयोग किया जाता है। जैसे खाद्य तेल को हम लोग वनस्पति घी में बदलने का कार्य करते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, हार्मोन क्या है? एक पादप हार्मोन और एक जंतु हार्मोन का नाम लिखिए। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो जीवधारियों में अलग अलग ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय है और एड्रिनल है। अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार का रसायन स्रावित होता है, और यह शरीर में जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसमें जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण के साथ साथ अंगों की कार्यप्रणाली, विभिन्न जो अंग है उनकी कार्यप्रणाली के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जैसे एक पादप हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन का कार्य है पौधे की लंबाई में वृद्धि। किसमें वृद्धि? पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। इसी प्रकार अन्य और पादप हार्मोन भी है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, इथिलीन है, उनका अलग अलग कार्य है। और एक पादप जंतु हार्मोन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार का बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है, इंसुलिन, और इसका जो स्रवन होता है वो कहाँ से होता है? हमारे अमाशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं अग्नाशय। ये अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करता है, और इनसे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को
नियंत्रित करता है। क्योंकि इंसुलिन हमारे अग्नाशय से ठीक से काम नहीं करेगा, तो इंसुलिन का सही मात्रा में निष्कासन नहीं होगा तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह। यानी हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसको कहते हैं मधुमेह। अगला प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसी से ये एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन स्रावित करता है जो अन्य ग्रंथियों को, उनके कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की ग्रंथियां, लेकिन उन अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करता है? यहाँ पे पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि भिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुक्रम होते हैं? मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने 7 साल तक परीक्षण किया मटर के पौधे पर, और उन 7 सालों में उन्होंने आनुवांशिकता को पूरी तरह से क्लियर किया, अच्छे से बताया कि आनुवांशिक लक्षण कैसे पिता से उसी संतान में जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल परीक्षण किया। यहां पर उन्होंने देखा कि 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन किया, जैसे गोल बीज और एक लंबा पौधा, और झुर्रीदार बीज और बौना पौधा। जैसे पौधा लंबा है और एक पौधा कैसा है? बौना है। एक बीज जो कैसा है? गोल है, और दूसरा बीज जो कैसा है? झुर्रीदार है, खुरदुरा है। उन दोनों के बीच में जब 2 अलग अलग लक्षणों में आपस में उनका संकर कराया तो उनको क्या मिला? जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, उसमें जितने भी पौधे थे वो कैसे थे? लंबे, और उनमें जो बीज थे वो कैसे थे? पूरी तरह से गोल थे, पहला पीढ़ी में। तो इससे पता चलता है कि लंबाई और जो बीज का गोल होना, वो दोनों कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण। यानी दोनों अपने आप को अपना प्रभाव दिखाए, मतलब दूसरे लक्षणों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। वही जब इनका फिर आपस में इन दोनों को संकर कराया गया, लंबे पौधे गोल बीज का एक और दूसरे को उसी आपस में फिर लंबे बीज और गोल बीज वाले को ही पौधे को उसमें संकर कराया, तो उन्होंने F2 पीढ़ी में देखा कि कुछ पौधे ऐसे उनको मिले जो लंबे थे लेकिन उनका बीज कैसा था? झुर्रीदार। और कुछ पौधे ऐसे भी मिले जो पौधा बोना था लेकिन उसका बीज कैसा था? गोल था। इससे पता चलता है कि मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षणों को लिया और जो आपस में जब संकर कराया, पहला पीढ़ी में उनको कुछ प्राप्त हुआ, दूसरे पीढ़ी में अच्छे से उनको ये और अच्छे से उन्होंने क्लियर कर दिया, अच्छे से बता दिया कि किस प्रकार यदि हम लक्षणों का आपस में संकर कराएं, प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखे, द्वितीय पीढ़ी में, दूसरे में नहीं दिखे, तो अगली पीढ़ी, यानी कहीं ना कहीं जो जनक है उससे अनुवांशिक लक्षण जो होता है वो उसकी संतान में दिखता है। इसको बंद कर दिए, यहाँ पे इसको रोक दिए यहाँ पे।